Hello everyone. Today I am going to start from basics for class 11th student. Before I start our lecture, I want to tell you something. ये एक SIP प्रोग्राम है जहाँ पे आपको स्कूल के साथ साथ जेई और नीट की पढ़ाई करवाई जाएगी। इस स्कूल में जो बच्चे के अंदर कंसर्न होते हैं जब क्लास 12 में होते हैं तो वो मछली की तरह तड़पते हैं। जब मछली को पानी की जैसे निकाल लिया जाता है उसी प्रकार से वो परेशान हो रहे होते हैं जबकि वो जेई का प्रिपरेशन छोड़ देते हैं एंड वो जो है बोर्ड का प्रिपरेशन लग जाते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन उनको यहाँ फेस नहीं करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे SIP प्रोग्राम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाए हैं इस स्कूल में, जहाँ पे आपको बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट दोनों की प्रिपरेशन साथ में होगी। ओके, तो ये फ्रॉम बहुत बेसिक लेक्चर से शुरू हुआ सेट थ्योरी जो 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले अगर हम लोग इनक्वालिटीज पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें सेट थ्योरी जानना जरूरी होता है। मैथ्स में कोई भी टॉपिक में जाओगे तो आपको सेट थ्योरी पहले, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता था नंबर ऑफ रूट्स या फिर तो वहाँ पे अब वो जो सॉल्यूशन है उसको पूरा जो एक सेट के फॉर्म में दे दिया जाता है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट पूछा जाता है। तो आपको सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो अभी रिसेंट ट्रेंड भी है जी मेंस में क्वेश्चन पूछने का। तो उस तरह से तो सेट थ्योरी क्या होता है, एज वी ऑल नो, बहुत बार आप सुने भी होंगे। क्या होता है सेट थ्योरी? सेट थ्योरी, a set is the well defined collection, a well defined collection, a well defined collection of distinct object considered as a single entity. It means that कि कोई एक सेट है जिसमें आपको एलिमेंट है A B C 1 2 3 4। तो ये एक सिंगल एंटिटी की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। इसका नाम अगर हम A कर दे तो, और ये जो इसमें एलिमेंट होंगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जैसे कि ऑल बॉयज इन दिस क्लासरूम, ओके, ऑल दिस बॉयज इन दिस क्लासरूम वो एक सेट है, लेकिन ऑल अ गुड बॉयज इन दिस क्लासरूम फ्रॉम दिस क्लासरूम वो एक सेट नहीं है। तो वेल डिफाइंडनेस, क्योंकि गुडनेस का डिफिनेशन मैथ वाले सर के लिए अलग हो सकता है। जो मैथ में अच्छा होगा वो मैथ वाले टीचर के लिए गुडनेस होगा, फिजिक्स वाले टीचर के लिए फिजिक्स के सब्जेक्ट के जो बच्चे अच्छे होंगे, जो फिजिक्स में स्पेशली अच्छे होंगे वो अच्छे होंगे। तो जो गुडनेस का डिफिनेशन है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो वो एक गुडनेस वेल डिफाइंड नहीं है। इस वजह से जो है हम उसको गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास हम सेट नहीं कहेंगे, लेकिन ऑल स्टूडेंट ऑफ द क्लास को हम सेट कर सकते हैं, या ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लासेस व्हिच नेम इज स्टार्ट फ्रॉम एस वर्ड, वो भी एक सेट हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ सेट। मतलब सेट में वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब ये होता है। ओके, तो दे आर फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द सेट। क्या है सेट? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के आज़ाद होने के बाद जितने भी अब तक प्रेसिडेंट हैं वो एक सेट हो सकता है, लेकिन हम ये कहें कि ऑल द गुड स्टूडेंट, ऑल द गुड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे दो बात कर सकते हैं। जो बीजेपी के प्रोस्पेक्टिव से होंगे वो जो उस टाइम में जो प्रेसिडेंट होंगे वो उनके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पॉलिटिकल डिफरेंस आ सकती है, किसी के लिए कोई अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो अलग उसके लिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको प्रेसिडेंट बनाती हैं, जो पावर में होती हैं, उसके लिए अलग वो प्रेसिडेंट ग्रुप में हो सकते हैं, किसी के लिए अलग हो सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। नो सेकंड इज द कलेक्शन ऑफ, इसलिए हमने यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया के आज़ाद होने के बाद जितने अब तक के प्रेसिडेंट हुए हैं वो एक सेट हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि ऑल द गुड प्रेसिडेंट या ऑल द बैड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, वो एक सेट नहीं होता, क्योंकि गुड और बैडनेस वेल डिफाइंड नहीं है इन मैथमेटिकल लेवल। लेटर आप जानो कि ये कितनी वेल इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंडनेस। ओके, जो एक सिंपल सा सेट का डेफिनेशन है, ए सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट रखे उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। फाइन, नो द कलेक्शन ऑफ द ऑल कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, जो भी कैपिटल है, जो भी स्टेट के जो कैपिटल है, सारे स्टेट के कैपिटल जो भी है उसका कलेक्शन, ठीक है, वो एक क्या हो सकता है, आपको सेट हो सकता है। लेकिन हम ये कहें ना कि ऑल द क्लीनेस्ट कैपिटल ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया, तो वो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि
का भी डेफिनेशन कुछ और हो सकता है, तो कोई ज़्यादा क्लीन हो सकता है, कोई कम क्लीन हो सकता है, तो वो एक सेट नहीं हुआ। ओके ओके, तो जो अभी है द कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकुलर लाइन, किसी लाइन पे जो भी कोई पॉइंट्स के कलेक्शंस हो सकते हैं वो एक सेट हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली में नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 एंड ये सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और तो हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली, ये एक सेट हो सकता है। कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोफेसर ऑफ आईआईटी दिल्ली, ये एक सेट हो सकता है। लेकिन कलेक्शन ऑफ द ऑल गुड प्रोफेसर ऑफ आईआईटी दिल्ली, ये एक सेट नहीं हो सकता है। ओके फाइन, वेरी इजी है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ सेट? कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट इन अ क्लास, नहीं, बिल्कुल ये सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि टॉल कौन कितना लंबा है ये हम उनसे कंपैरिजन करेंगे। हम अगर क्लास में पूछेंगे कि हम अगर एक सेट बनाए जो ऑल टॉल स्टूडेंट ऑफ इन माय क्लास, तो हम एक अलग सेट बनाएंगे और एक दूसरा सर होंगे जिनका हाइट मेरे से बड़ा होगा या मेरे से छोटा होगा, वो जब सेट बनाएंगे तो वो एक अलग सेट ऑफ स्टूडेंट को लेके चले जाएंगे ऑफिस में। गेट द पॉइंट? तो हमारा सेट का कलेक्शन क्या होना चाहिए? जब हम जो सेट बना रहे हैं और वो दूसरे से सर जो सर सेट बनाएंगे वो दोनों सेम होना चाहिए, उस सेट में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। तो ये अलग अलग हो गया, मतलब एक लाइन जो एक प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज दो अलग अलग पर्सन के लिए वैरी कर रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाई द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट इन क्लास इज नॉट अ सेट। ओके फाइन, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट पीपल, नहीं, ये भी सेट नहीं होता, क्योंकि ऑनेस्टी का भी डिफिनेशन, ऑनेस्टी भी वेल डिफाइंड नहीं है। कोई किसी के लिए ऑनेस्ट होता है अगर वो उसका साइड ले लेता है, लेकिन वो जिसके अपोज में काम कर रहा होता है वो उसके लिए ऑनेस्ट नहीं होता। ये हमारे डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे। ओके, नॉट नेक्स्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, बिल्कुल जो भी प्राइम नंबर है 2 है 3 है 5 है 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17 होगा एंड 19 होगा। तो ये जो प्राइम नंबर का कलेक्शन है ये अप्रॉक्स सेट है, ये सेट है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्योंकि कुछ पेंटिंग किसी को खूबसूरत लग सकती है, किसी को कुछ पेंटिंग कलर खूबसूरत नहीं लग सकती है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, तीनों नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन सी होगा। फाइन, होप यू अंडरस्टूड बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट। ये एक बेसिक क्लास है जो 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है। अब हम सीक्वेंस वाइज में आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको धीरे धीरे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार होते जाए जेईई के लिए। इससे पहले भी हम बेसिक मैथ्स को डिस्कस किए हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो आप देख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक कैलकुलेशन को इंक्रीज करने के लिए एक जेईई बच्चे को जो होना चाहिए। तो नेक्स्ट वी गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सेट? इसमें से कौन सेट नहीं होता है? हम क्या बोले, दो ब्रैकेट के बीच में जो एलिमेंट होता है वो तो एक सेट है। सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश, ये भी एक सेट है। ठीक है, ए ई आई ओ यू एक सेट है। सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ स्कूल, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ये एक सेट बिल्कुल नहीं हो सकता है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, बिल्कुल ये सेट है। तो ये सेट क्या है? और इवन नंबर बोल रहा है, तो ये यहाँ से हम शुरू करेंगे -4 -2 0 2 4 6 एंड ये सो ऑन। तो ये सेट है, मतलब ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ये नहीं है। और हमको ढूंढना क्या था? नॉट अ सेट। तो हमारा ऑप्शन सही सी इज करेक्ट। इसे बेसिक क्वेश्चन से आपको मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा एंड देन मैं क्वेश्चन करूंगा, ताकि आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट रिसेंटली मैं बताया हूँ वो आपको क्या कहते हैं डेवलप हो सके थ्योरी से। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, मैं उसमें एक क्वेश्चन डाल रखा हूँ, विच इज द वेल डिफाइंड सेट। वेल डिफाइंड, देखिए वेल डिफाइंडनेस एक मतलब क्या है? तो मैंने बोला ना, क्लास में अगर मेरी हाइट है तो टॉलेस्ट स्टूडेंट को चूज करना होगा मुझे, और फिर वाले सर जो मेरे से लंबे होंगे वो अगर जो चूज करेंगे क्या कहते हैं क्लास के स्टूडेंट, तो वो कुछ अलग सेट होंगे, या मेरे से छोटे होंगे हाइट में तो वो कुछ अलग से चूज करेंगे। तो दैट्स व्हाई डिफरेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल गुड प्लेयर, गुड क्रिकेटर, नहीं ये सेट नहीं होता, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेट ऑफ ऑल प्लेयर, क्योंकि गुड लगा हुआ है ना, किसी के लिए एमएस धोनी अच्छा हो सकता है,
किसी के लिए विराट कोहली अच्छा हो सकता है। तो डिफरेंस है यहाँ पे। धोनी सेवन थाला फाउंडेशन आप जानते होंगे, बहुत लोग बहुत फैन होते हैं, कुछ लोग विराट कोहली के फैन होते हैं, कुछ लोग दोनों के भी फैन होते हैं। तो किसी के लिए गुड क्रिकेटर धोनी हो सकते हैं, किसी के लिए गुड क्रिकेटर विराट कोहली हो सकते हैं। तो किसी के लिए सचिन तेंदुलकर, कोई सचिन तेंदुलकर को भी बुराई करते हुए दिख जाएंगे आपको। तो ऐसे ही अलग अलग हो सकते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंस। दिस इज द गुड क्रिकेटर, गुड क्रिकेटर set of a good cricketer is not a set, because this is the not a well defined set. Set of all player with average is greater than 50 in ODI क्रिकेट, बिल्कुल ये एक सेट हो सकता है, बिल्कुल ये एक सेट हो सकता है। क्या बोल रहा है कि एवरेज होना चाहिए 50 प्लस से, तो ये एक सेट फॉर्म कर सकता है। एवरेज होना चाहिए, जो जितने क्रिकेट खेले हैं और उसमें जितने स्कोर बनाए हैं उस सबका सब बाय नंबर ऑफ जितने क्रिकेट खेले हैं उससे डिवाइड करने पर जो हमारी एवरेज आएगी वो हमेशा 50 से ग्रेटर होना चाहिए। तो उसमें जो शुरू के 2-3 प्लेयर आते हैं ओपनिंग से, तो वो क्या हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड है ना, 50 से ऊपर होना चाहिए। तो सेट ऑफ फेमस एक्टर, ये भी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई किसी टाइम में फेमस होता है, कोई किसी टाइम में फेमस नहीं होता। ठीक है, अभी सलमान खान फेमस नहीं है, अभी धुरंधर मूवी आई है तो उसके वो एक्टर फेमस, कल कोई और मूवी आएंगे और हिट कर जाएंगे तो उसके एक्टर्स फेमस हो जाएंगे। तो फेमस भी जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग मूवी एक्टर्स होते हैं। तो इसलिए ये भी सेट नहीं है, क्योंकि फेमसनेस भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम। ठीक है। सेट ऑफ बिग सिटीज भी सेट नहीं है, क्योंकि बिगनेस कैसे हम डिफाइन करेंगे। किसी के लिए कोई न्यूयॉर्क सिटी भी बिग कर सकता है, कोई मुंबई को भी बिग कर सकता है। तो डिपेंड ऑन दैट कि कोई न्यूयॉर्क नहीं गया तो मुंबई कहेगा, मतलब ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से अवगत नहीं है तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक, हम क्या चलते हैं नेक्स्ट अब हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन है रियल नंबर सिस्टम का, बेसिक जो आप पहले सीख के आए हो। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि नोन पार्ट से अननोन पार्ट की ओर चलें। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब 11th में आते हैं तो बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि हम सीखना शुरू कहाँ से करें, दिक्कत कहाँ से होगा। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम एक कोर्स लॉन्च कर देंगे और हम अपने SIP प्रोग्राम में, जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जहाँ पे हम आपको बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल पे ले चलेंगे। आपको क्लास में ही पता नहीं चलेगा कि आप कब JEE और एडवांस के क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे। ठीक है, तो रियल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऑफकोर्स काउंटिंग नंबर इज सेड टू बी नेचुरल नंबर, ये अब तक हम जानते थे। अब हम यहाँ पर क्या डिफरेंस लिखते हैं, द सेट ऑफ द नंबर, द सेट ऑफ द नंबर, the set of number 1, 2, 3, 4, 5, 6 is a natural number. This set of number, इस तरह से जो नंबर एक सेट में पाए जाएंगे उसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। ऑफ कोर्स काउंटिंग नंबर ही वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो दैट इज द नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या आता है, नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, इंटीजर आता है। नेचुरल नंबर के बाद आपको एक्चुअली जो होल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर में क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, द सेट ऑफ द नंबर, क्या कर सकते हैं, द सेट ऑफ नंबर 0, 1, 2, 3, नेचुरल नंबर बस 0 इंक्लूड कर दिए तो वो होल नंबर हो गया, वो होल नंबर हो गया। इसको हम डबल से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या करते हैं, सेट ऑफ नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इज कॉल्ड द इंटीजर। द सेट ऑफ नंबर किसको हम इंटीजर कहेंगे, सो कहेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। हम उसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ द इंटीजर। इसी में हम देखिए एक चीज बताते हैं, इसी में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है आपको जो नेचुरल नंबर था वही होता है। सेट ऑफ द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। ओके, और नेगेटिव इंटीजर किसको कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर किसको कहेंगे, सेट ऑफ द नंबर -3, -2, -1। ओके, अब हम
इसी में कहेंगे नॉन पॉजिटिव। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसको कहेंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? -3, -2, -1 और 0। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव ना हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपको? जो नेगेटिव ना हो मीन्स दैट हम कहाँ से शुरू करेंगे इसको? नॉन नेगेटिव इंटीजर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। फाइन, अब हम चलते हैं आपको हम ये चीज़ यहाँ पे लिख रखे हैं। पॉजिटिव इंटीजर को भी हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर का सकते हैं। फर्स्ट 1, 2, 3, 4 है। नेगेटिव इंटीजर को हम क्या कह सकते हैं? माइनस, यहाँ माइनस छूटा हुआ, -4, -3, -2, -1 कह सकते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर का। नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं? जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं जो नेगेटिव ना हो लेकिन उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, उसी को हम होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर का सेट भी आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं? फर्स्ट मैंने ये लिख रखा था इससे पहले कि -3, -2, -1 0 बस इंक्लूड हो जाता है। नेगेटिव इंटीजर में 0 इंक्लूड हो जाता है, उसको हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, रेशनल नंबर का सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि a/p q के फॉर्म में रहता है, q डज नॉट इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं a/p के फॉर्म में b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम उसको रेशनल करते हैं। a नंबर इज रिटन एज a/p where a and b are integer, ये इंपॉर्टेंट बात है, b डज नॉट इक्वल टू 0 and they are not, this is not a compulsory condition for SCF is 1 because अभी के लिए हम कह सकते हैं ना 5 के 10 के रेशनल नंबर, तो इसका SCF क्या होगा? SCF 5 हो जाएगा इसका, बट ये और इसका जो लोएस्ट फॉर्म होगा उसका, किसी भी रेशनल नंबर के जो लोएस्ट फॉर्म होगा उसका SCF क्या होगा? 1। ठीक है, एवरी नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके साथ हम कह सकते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटेन एज q एंड इसमें कहने इस लाइन का क्या मतलब हो गया? इस लाइन का ये मतलब हो गया कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर है, सभी इंटीजर रेशनल नंबर है। क्यों सभी इंटीजर रेशनल नंबर? इसलिए है जैसे कि इंटीजर क्या होता है? -3 होता है, -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का 1 लिख सकते हैं। ये भी तो a/b के फॉर्म में है और इसका जो b वाला पार्ट है 1 है, वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। मींस दैट ये तो डेफिनेशन को डिफाइन सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो अभी हमने रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन ऊपर में पढ़ा a/b के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a number which is can be written as a/b where a and b are integer। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? all integer are रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज उसका बेस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि उसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो SCF निकालेगा तो 1 आएगा। ठीक, तो क्या इसलिए ये लाइन यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटेन एज q वेयर b इज इक्वल टू 1। फाइन, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल रेकरिंग नंबर इज a रेशनल नंबर। व्हाई ऑल रेकरिंग नंबर इज अ रेशनल नंबर? बिकॉज आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, अगर 2.56 2 के अगर हम रेकरिंग ले लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली इसका मतलब क्या हो गया? 2.562 62 62 एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। तो इस तरह के नंबर को हम क्या करेंगे? a/b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। a/b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट करेंगे x इक्वल टू जो भी नंबर a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसलिए रेकरिंग नंबर जो होते हैं, जिस नंबर पे जो रिपीटिंग नंबर कह सकते हैं उसको, वो हमारा क्या होगा? वो आपको रेशनल नंबर कहलाएगा। तो 2.562 62 62 एंड दैट इसमें क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको? 256 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपको? इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 हो जाएगा।
ठीक है, इसमें पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? इसका रीज़न ये है कि 10x 2.5 इंटू 62 रिपीट। अब हम इसमें अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1000x। अब 25 ये जो एक दो डिजिट है वो इस साइड आ जाएगा 62 ये 62 एंड ये सो ऑन हो जाएगा। अभी दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर इसको 1 माने इसको हम 2 माने और हम लिख दें सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 we get क्या हम पाते हैं 990 x इधर क्या हो जाएगा 20 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपको 25 और जोड़ दोगे आप उसमें तो 37 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेना करेक्ट। ओके करेक्ट 2537 हो जाएगा। और ये डेसिमल वाला पार्ट है ये सेम ऊपर वाला तो 0 ही हो जाएगा, डेसिमल का 0 इसका कोई मतलब नहीं होता है। x इक्वल टू क्या हो गया 2537/990। तो हम जो x किसको माने थे x यहाँ पे अपन किसको माने थे x किसको माने थे ये वाले नंबर को, ये जो रिपीटिंग नंबर है हम इसको किस फॉर्म में लिख दे पा रहे हैं 2537/990 से डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स दैट ये एक रिपीटिंग नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में वापस से लिख सकते हैं। तो वो सारे रेकरिंग नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख ही सकते हैं, और जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे आपको रेशनल नंबर कहेंगे। इसलिए यहाँ पे नोट में करके मैंने लिख दिया था, यहाँ क्या लिखा मैंने सेकंड वाला लाइन ऑल रेकरिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। ओके, ये एग्जांपल में दिया था। ओके फाइन, two consecutive rational number is meaningless. Yes, two consecutive rational number is a meaningless. Why two consecutive rational number is meaningless? अगर आप देखोगे मान चलो कि रेशनल नंबर लेते हैं हम 2/3 और ले लेते हैं 1, ठीक है, या फिर हम कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं, मान चलो डेसिमल में लेते हैं 2.6 ले लेते हैं और यहाँ पे 2.7 ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में देखिए ये कंसेक्यूटिव का मीनिंगलेस ये होगा, कहने का ये मतलब है कि 2. इसके बीच में क्या लगेगा 2.65 लगेगा, ये सुनो। अगर इससे और आगे जाए तो 2.67 लगेगा, अब 67 लगेगा। अब हम इन दोनों को भी रेशनल नंबर नहीं कर सकते, अगर इन दोनों को भी अगर हम जूम करें मतलब हम 2.65 और 2.67 को भी अगर जूम करें तो हमको इसके बीच में एक नंबर दिख जाएगा, क्या 2.66 दिख जाएगा। और हम जब हम 2.65 और 2.65 मीन दैट हम इन दोनों को भी अगर जूम आउट करें तो क्या दिखेगा, एक और नंबर दिख सकता है 2.651 से शुरू कर सकते हैं नंबर। और मतलब हम डेसिमल के एक डिजिट बढ़ाते चले जाएंगे और 1 to 9 में चले जाएंगे। फिर से इस दो अगर हम 2.65 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 2.652 में, अब इन दोनों को भी अगर हम जूम आउट करें जैसे मोबाइल में करते हैं हम जूम आउट, इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जूम आउट करते हैं। तो इसलिए तो बोला जाता है ना कि हम जितना हम जो एक यूनिवर्स बाहर देख रहे हैं उतना ही क्वांटम लेवल पे भी एक यूनिवर्स एग्जिस्ट है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम जूम आउट करें 2.6512 के बीच में 1.11 लिख सकते हैं जिसके बाद, ठीक। तो ना तो कंसेक्यूटिव नंबर पहले होता है क्या, अगर कोई 1 है उसका कंसेक्यूटिव होगा, 3 है तो 4 होगा, मतलब जस्ट बगल वाला नंबर। तो जो एक रेशनल नंबर है उसके जस्ट बगल कोई एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर उसको और जूम इन करे तो फिर एक रेशनल नंबर कर देगा, फिर अगर जूम इन करे फिर एक रेशनल नंबर कर जाएगा। तो दिस इज रीजन, दैट्स व्हाई मैंने ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखा आपको यहाँ पे। क्या लिखा मैंने, ये जो नेक्स्ट लाइन लिखा आपको यहाँ पे क्या था, टू कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर इज अ मीनिंगलेस, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर का। नेक्स्ट लास्ट टाइम क्या बोला, सेट ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रोस्टर फॉर्म।
अच्छा अभी जस्ट मैं बेसिक थ्योरी में शुरू किया हूँ, अभी मैं जस्ट आपको रोस्टर फॉर्म का ही डेफिनेशन सिखाऊंगा 1 मिनट के अंदर, ठीक। ओके, तो समझाते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म ऐसे तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट आप सुने होंगे कि रोस्टेड चिकन, रोस्टेड चिकन, ठीक है। तो रोस्ट चिकन बोला जाता है। तो क्या करते हैं कि पहले वो है मुर्गा होता है, उसको पकाया जाता है एंड देन फिर आपको रोस्ट करके खाने दे दिया जाता है। तो क्या करता है कि सेक में भी यही होता है, सेक में भी यही फॉर्म होता है क्या कि सेक में कोई चीज़ जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, ये एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ। क्यों हम इसको रोस्टर फॉर्म करेंगे, या फिर कोई नंबर ले लेते हैं, कोई एक सेट ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 सेट है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड हम क्या कर सकते हैं x जो हमारा है ना 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो ये क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अभी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म निकालेंगे, समझाएंगे आपको, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत पहले से समझ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पॉइंट नहीं भी समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट एक सेकंड बाद आपको इसको समझ आने लगेगा। इसको अगर हम रोस्ट करेंगे तो ये फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स का प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये कंडीशन लिखा हुआ है। इस कंडीशन से जो वैल्यू निकलता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट नंबर निकाल कर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। मतलब ये जो सेट में जो वैल्यू लिखा हुआ उसको निकाल के जब हम ऐसे लिख दें उसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। फाइन, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको इरेशनल नंबर। ऑफ कोर्स मैंने अभी जस्ट समझाया था रेकरिंग वाले में। तो रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग वाला जो नंबर होता है, रेकरिंग मतलब जो रिपीटिंग नंबर होता है, जो रिपीटिंग नंबर होता है, जो रिपीटिंग नंबर होता है वो उसको हम पीवाईक्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग मतलब को हम कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग है, उसको हम पीवाईक्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए उस वाले नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। इसलिए इसको क्यूसी से डिनोट करते हैं। हम रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते थे, हम उसको क्यू से डिनोट करते थे। हम रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते थे, क्यू से डिनोट करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। और सी का मतलब हो गया क्या, क्यूसी का मतलब क्या है, डिसजॉइंट, मतलब एक ऐसा नंबर जो क्यू तो ना हो बाकी कुछ हो, ठीक, उसको हम कह सकते हैं मतलब डिसजॉइंट हो गया, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एक सर्किल ये है दूसरा सर्किल ये डिसजॉइंट है, ठीक है, ओके। और या फिर आप टाइल्स पे बैठे हो, एक टाइल्स और दूसरा टाइल्स पे जो खड़े हो, तो जब फ्लोर बन चुकी है तो वो डिसजॉइंट हो गया, दोनों अलग सेपरेट है। लेकिन जब मिस्त्री घर बना रहा होगा, जब शुरू में काम कर रहा होगा, तो क्या होता है एक टाइल्स दूसरे टाइल्स के ऊपर रखा हुआ रहता है, तो उस केस में क्या हो गया वो डिसजॉइंट सिचुएशन नहीं होगी। जैसे कि ये हो गया एक रुपये के ऊपर दूसरा रुपया रखा हुआ, लेकिन ये डिसजॉइंट है, दो अलग है, सेपरेट है, ठीक है। दोनों की इंटरसेक्शन करने पे फाइल डिसजॉइंट है। अब ये वर्ड का मतलब नहीं जानते हो इंटरसेक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे, सेक्शन में आगे पढ़ेंगे इंटरसेक्शन यूनियन। इसलिए हम इस वर्ड से नहीं समझाना चाह रहे, बस इस फिगर से समझना है। ये हमारा डिसजॉइंट कंडीशन, ये हमारा डिसजॉइंट कंडीशन, ये हमारा डिसजॉइंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक, ओके। हम सबसे पहले इरेशनल का आते हैं। द वैल्यू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू which can be neither determinate nor expressed as the recurring decimal, means that neither determinate मतलब उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम 9 को अगर डिवाइड करें 2 से, तो क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया। अगर हम मान के चलो आप 4.25 ले लेते हैं, बाय 100 कर लेते हैं, डेसिमल में आते हैं, तो एक नंबर हम 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपको 67, ठीक। एक 17 बाय 4 नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आपको 4.25 आ जाएगा, राइट, 4.25 आएगा। तो ये एक डेसिमल मतलब 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 4.25। ये इस 17 को 4 से डिवाइड करें तो ये डेसिमल जो खत्म हो जा रहा है, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल के 2 डिजिट बाद खत्म हो जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने की मतलब ए को बी से डिवाइड करने की, जब डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा मतलब C.1 to C.1 डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा क्या कर सकते हैं 2 3 4 5
5 6 7 8 8 9 2 4 कुछ ऐसा नंबर आते जाएगा। किसी भी ए को बी से डिवाइड कर लेते हैं और वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए किसी भी खास नंबर, एक खास पैटर्न को फॉलो नहीं करते रहते हैं। हम रैंकिंग नहीं करेंगे। रैंकिंग कब बनाते हैं? रैंकिंग का मतलब क्या है? 4 5 6 बार बार रिपीट करेंगे, ऐसा प्रोसीजर तो नहीं बनाया बनाइए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, तो हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डिवाइड करें तो अगर उसका डेसिमल खत्म हो जाए और उसका डेसिमल जब खत्म ना हो तो उसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग, उसको यहाँ क्या कहा गया? नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो। और नॉन एक्सप्रेस एज अ रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग में भी हम उसको डिसाइड नहीं दिखा सकते हैं, कोई हम एक खास पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं उसको? इरेशनल नंबर। तो हम इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। फाइन। अब सेम बात हम इसके लिए भी बोल रहे हैं कि द टू कंसेक्यूटिव इरेशनल नंबर इज मीनिंगलेस। टू कंसेक्यूटिव इरेशनल नंबर इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। ओके, द सेट ऑफ द इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द रोस्टर फॉर्म। अभी हम रोस्टर फॉर्म बताएंगे, इसलिए ये वाला लाइन जो सेकंड वाला लाइन आपको समझ नहीं आ रहा, इसको हटा सकते हैं अभी के लिए। लेकिन आपको ये कंसेक्यूटिव का मतलब तो समझ ही आएगा कि हम खड़े मेरे बगल में कोई रखे वो बंदा मेरे लिए कंसेक्यूटिव होगा या फिर उसके रिस्पेक्ट में हम कंसेक्यूटिव हो गए, ठीक है, लगातार खड़े। लेकिन दो इरेशनल नंबर कोई मीनिंगलेस है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर के एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल्स क्या सब होते हैं? √2 5 5 हो गए, √5 -1 कर सकते हैं, और क्या कहते हैं -√2 कर सकते हैं, -√3 कर सकते हैं। ये सब क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। देखिए पाई को हम एक सी बात के अंदर रखते हैं, पाई को 22/7 यूज करते हैं सवाल बनाने के लिए, लेकिन ये पाई एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। दुनिया के किसी भी सर्किल को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं। इसके सर्कमफ्रेंस, इसका डायमीटर d1 है, इसका सर्कमफ्रेंस c1 है, तो c1/d1 करते हैं और c2/d2 करते हैं। c2 को कोई बड़ा सा सर्किल ले लिए, ठीक है, और उसको d2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रेशियोज निकलेंगे आपको, उस रेशियोज को हम पाई करते हैं, ठीक है। उस रेशियोज को क्या करते हैं? पाई करते हैं, ठीक। उस रेशियो को हम पाई करते हैं, तो c/d इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ओके। और यही d क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या होता है? पाई d हो जाता है। और ये d क्या डायमीटर है जिसका रेडियस का डबल होता है, उसी को हम 2r लिख सकते हैं, मतलब रेडियस का डबल, ये 2 उधर चल जाता है, 2πr हो जाता है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूले के रूप में जानते हैं। तो ये जो पाई हम सिंबल यूज कर रहे हैं ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो दुनिया में किसी भी सर्किल को, चाहे वो चांद जितना बड़ा सर्किल क्यों ना हो जाए, उसके डायमीटर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो पाई ही आएगा। मतलब इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस, उसके डायमीटर इसका, और इस सर्किल के दोनों अलग अलग सर्किल अलग अलग रेडियस के उसके डायमीटर, इसके डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। वो जो रेशियो सेम आता है उस वैल्यू को हम पाई करते हैं, ठीक है। लेकिन हम 22/7 को पाई नहीं करेंगे, लेकिन हम 22/7 का जो वैल्यू है वो नियर बाय वैल्यू है, नियर बाय वैल्यू है पाई का। दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं सवाल बनाने के लिए, गेट अप। तो अगर आप ये पूछे 22 पाई इज रेशनल नंबर, क्योंकि पाई इसके बराबर होता है, अब 22/7 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी आ चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट रियल नंबर। ऑफ कोर्स रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल को हम रियल नंबर कहेंगे, सिंपल। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को कंबाइन करते हैं तो जो सेट एक फॉर्म बनेगा उसको हम कहेंगे ऐड करते हैं, मतलब कि रियल नंबर के सेट में सब एलिमेंट आ जाएगा, रेशनल एंड इरेशनल दोनों, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को हम समझा चुके हैं, दोनों का एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इसलिए रियल नंबर की एक खास बात है, हम बचपन से नंबर में यूज करते आ रहे हैं, नंबर में यूज तो करते आ रहे हैं -∞ से +∞ तक, वो सारा 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया आपका -1 हो गया, ये क्या हो गया -2 हो गया, ये क्या हो गया -3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको √2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, उससे बड़ा 3/4 लिख सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से जो भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं आपको देखिए, या फिर यहाँ पे आप ग्रुप 5 लिख दीजिए, तो रेशनल इरेशनल सब इकट्ठा आ गया, सब एक साथ आएगा, उसको हम कहेंगे रियल नंबर। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखा मैंने, द सेट ऑफ द नंबर दैट कंटेन बोथ रेशनल एंड द इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। डोनेटेड बाय आर, इस तरह से डोनेट करते हैं। इट कैन बी सो दैट द नंबर कैन बी एक्सप्रेसेस ऑन द नंबर लाइन डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर। यही सेम जो मैंने अभी बोला था ऊपर में लाइन कि हम एक नंबर लाइन को जो बचपन से डोनेट करते आ रहे हैं, बचपन से जो डोनेट करते आ रहे हैं, वो सारा जो नंबर था वो एक नंबर लाइन के ऊपर वो सारा रियल नंबर को ही एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब मैं अभी जस्ट बता रहा था आपको कि सेट को हम पहले तो हम ये सेट समझ गए कि वेल डिफाइंड होता है सेट। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज अ सेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सेट को कितने ढंग से लिखा जा सकता है। सेट को दो ढंग से लिखा जा सकता है, और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म जिसमें सिंपली जो एलिमेंट होते हैं उसको एज इट इज लिख देंगे सेट में दो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, दे आर द टू वे टू रिप्रेजेंट द सेट, ओके। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म ये होता है, टेबुलर फॉर्म कर सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म करते हैं, दोनों नाम अलग अलग है, मेनली रोस्टर फॉर्म चलता है हर जगह, ठीक है। तो इन दिस मेथड डिस्क्राइबिंग द सेट, द एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड सेपरेटेड बाय अ कॉमा, मतलब जो ऐसे लिखते आ रहे हैं A B C 1 2 3 4 5, तो ये जो सेट है ना इस तरह से लिख देना, या फिर सेट ऑफ द नेचुरल नंबर जो लिखे थे आपको 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आपको रोस्टर फॉर्म में नेचुरल नंबर का डेफिनेशन, ठीक है। या फिर हमारे पास एक अलग सेट है हमारे जो आपको 0 1 2 3 है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसका डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, इसको मतलब इसको सजा के लिख देना, मतलब इस सब एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढ के लिख देना, ठीक है। और ये x कहाँ से फुल नंबर लिख दिया, तो 0 इंक्लूड है, ये 0 से लेके बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो यहाँ पे n लगा देंगे, ठीक। n मतलब कि दोनों एक साथ इंक्लूडेड है, और मतलब दोनों में से एक भी इंक्लूडेड है, बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल दिया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20, ठीक है। तो हम क्या होगा, एक सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमने अभी जस्ट बताया था आपको क्या होता है, 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 ना, तो 9 तक ही लिखेंगे, 10 नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर कह सकते थे, या फिर पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे इन्होंने और वर्ड भी यूज किया है, अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोलता तो ये डिफाइन हो जाता, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा आपको, अब यहाँ पे ये हो जाएगा और वर्ड यूज किया ना, और वर्ड, इस वजह से ये क्या सेट होगा 1 3 5 1 3 5 7 9, इस सब में और कौन है, ये है और ये, इन सब को छान देंगे, तो ये जो लेस देन 10 और ये इसको डिफाइन करेंगे, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 का सेट हो गया, ये होगा और पॉजिटिव इंटीजर जो ये ऊपर वाला सेट हो गया, ठीक। नेक्स्ट में हम क्या लिखे थे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैन बी, या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3, वो मैंने साइड में लिख दिया था आपको, इसको कोमा ब्रैकेट में लिख देना, इस तरह के फॉर्म में लिखना, ये जो स्टेटमेंट है उसके स्टेटमेंट के हिसाब से हम एक जो एलिमेंट निकाल के लिख दिए सेपरेटली कोमा ब्रैकेट में डाल के, उसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। जैसे चिकन पहले क्या होता है, एक तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जो पिंजरा में बंद होता है, आप जाते हो खाने तो क्या करता है, निकालता है उसको, एकदम मार देते हैं क्रूएलिटी के साथ, एंड फिर उसके बाद खा जाते हैं लोग, रोस्ट करके ला के दे देता है। तो पहले तो यहाँ पे हमने ये जो वाइट लाइन में लिखा हुआ है, ये क्या प्रॉपर्टी है, किसके बारे में, इंटीजर के बारे में, उसको रोस्ट करके आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले मैंने ये लिखा पॉजिटिव इंटीजर क्या आता है, फिर उसके बाद एक लेवल रोस्ट किया, तो मैंने ये इस कलर में यहाँ पे जाके ये लिख दिया, ओके फाइन। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक ही बार में रोस्ट करके निकाल दिया,
मतलब हमको प्रॉपर्टी दिया रहेगा, उससे जो हमको एलिमेंट ड्राइव होगी सेट के अंदर, उसको दो ब्रैकेट के अंदर लिख देना कॉमा लगा के, उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म क्या करता है? सेट बिल्डर फॉर्म उसकी प्रॉपर्टीज को दो ब्रैकेट के अंदर लिख देना, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म? क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म? इन दिस मैटर describing a set of variable x stands for the each element of the set can be written under the bar bracket after giving the semicolon oblique, या फिर हम ये लगा सकते हैं या फिर हम ये लगा सकते हैं, ये कहने का मतलब सेमीकोलन और oblique है। ओके, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ px, मतलब जो x यूज कर रहे हैं वो पोसेस इच एलिमेंट, जो हर एक एलिमेंट पे एप्लीकेबल हो ऐसी प्रॉपर्टी को ढूंढ के लिखना होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को ढूंढ के लिखना होगा। इससे इज रिटन आप इस सबको भी किसमें लिखना होगा, जैसे कि यहाँ x लिख देंगे, यहाँ x के बारे में कुछ लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अभी मैंने एक सेट लिया था 1 2 3, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, ऐसे लिख सकते हैं x, या तो हम ये दे सकते हैं ऑब्लिक और x इक्वल टू क्या डाल देंगे, x इक्वल टू डाल देंगे नेचुरल नंबर, ठीक है, या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखिए, x इक्वल टू नेचुरल नंबर का मतलब एंड हम लिख देंगे x जो हमारा वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू, ये हम लिख देंगे। ये इस सेट से ही डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस इच एलिमेंट, मतलब सभी यहाँ पर करेंगे सभी एलिमेंट के लिए जो रूल है ना, ये रूल एप्लीकेबल है। 1 2 3 तीनों पे एप्लीकेबल। नेचुरल नंबर 1 2 3 और वो 3 से छोटा 1 से बड़ा, 3 से 1 से बड़ा 1 से बड़ा 3 से 3 से छोटा। नेचुरल नंबर कितना होगा 1 2 3 हो सकता है, तब से तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो गया इसलिए हम इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फिर क्या बोलता है, जैसे यहाँ पे देखिए सेट ए है कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे x और ऐसे भी लिख सकते हैं या ऑब्लिक भी लिख सकते हैं x और x इज और नेचुरल नंबर कर सकते हैं या और इंटीजर भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 है, अगर नेगेटिव है तो इंटीजर लिखने की जरूरत होती है, हम और नेचुरल नंबर का देंगे और नेचुरल नंबर इसको अलग ढंग से अगर हम इंटीजर भी भरेंगे तब भी गलत नहीं है। एंड हमारा x जो है वो ग्रेटर देन क्या है 1 से बड़ा और x से छोटा, ये हमारा वैल्यू हो गया। हम इस तरह से जो हम लिख रहे हैं इसको इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हम क्या किए, जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी को लिख दिए, ठीक है। उसी तरह से सेट A ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट A ऑफ ऑल इवन नेचुरल, इसका क्या हो जाएगा आपको x हो जाएगा, इस पर ऑब्लिक यूज करते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या बोलना, सेट A है जो ऑल इवन नेचुरल नंबर को अपने अंदर समा कर रखा है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मींस दैट एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 2 है, इवन नेचुरल नंबर है ना, तो 2 है 2 होगा नेचुरल नंबर होना चाहिए, 2 है 4 है 6 है और क्या कहते हैं 8 है, आपको क्या लगेगा 10 है 12 है, ये डॉट, ये सारे नंबर किसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, देखिए इसको हम क्या ये हो गया रोस्टर फॉर्म है, और इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x इक्वल टू 2n लिख दिया मैंने और n बिलोंग्स टू क्या कर दिया नेचुरल नंबर कर दिया। तो दिस इज द स्टोरी, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपको बोलना इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे ए को क्या लिखा कैन बी रिटन एज द x जैसे x लिख देंगे और x इज द इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल हो गया इंग्लिश अल्फाबेट। ये एक एलिमेंट है, सेट ए का, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके फाइन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको और क्लियर समझ आएगा, जैसे कि एक एलिमेंट है हमारे पास, ये सेट है एक जिसमें एलिमेंट क्या है आपको -1 से लेके -1 0 1, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो 1 2 3 एंड दैट 8। तो सेट ए के अंदर क्या हो जाएगा आपको,
फिर ए के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपको, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जेड विच इज इंटीजर, इंटीजर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, और ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया, क्या हो गया आपको रोस्टर फॉर्म में हो गया, और ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये सेम एलिमेंट सेम सेट। अब दूसरा सेट लेते हैं, एक सेट बी लेते हैं, एक सेट बी लेते हैं आपको, सेट बी क्या हो जाएगा आपके पास, पी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एंड ये सेट है। इसको हम कैसे ओके ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।